तो वो जब रिकमेंड हुए कैसा फीलिंग थी उस समय? मुझे अच्छे से याद है 3 जनवरी 2025 को मैं 4 FSB वाराणसी से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था और बहुत बुरा लगा था। मतलब सर गले से आवाज नहीं निकल रही थी, इतने आंसू आ रहे थे। पापा ने मुझसे एक ही बात कही थी कि तुम सेलेक्ट हो चाहे ना हो, तुम हमारे बच्चे ही रहोगे हमेशा और हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम ना भी हो पाए तो भी। कि क्या होगा, नहीं हुआ तो मम्मी पापा का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो इमोशनल एंगल इससे हटाएंगे ना तो एक बहुत बड़ी सफलता उनका इंतजार कर रही होती है। यस, मेरी ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन जो मैं इस फील्ड में मानूंगा वो मिल्खा सिंह जी रहे हैं। 9-10 में मुझे पता चला कि सेना में जाने के ऑप्शंस क्या क्या हैं। मैंने सोचा सबसे पास वाला क्या है, सबसे जल्दी कैसे जाया जा सकता है। एक्चुअली मुझे हमेशा से प्लेन्स का बहुत शौक था। मुझे हमेशा यही था कि बस कुछ ना कुछ करना है, उड़ना है बस। और एयरफोर्स की वो यूनिफॉर्म जिसमें आपके लेफ्ट चेस्ट पे वो ईगल लगा होता है, तो उससे अलग ही प्यार हो गया सर। इस बार तो आपकी ऑल इंडिया रैंक भी अंडर 50 आने वाली है सर। बस भगवान करे और आपका आशीर्वाद रहे तो बिल्कुल आ जाएगी। सो हेलो एवरीवन, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। और आज आप ही की भीड़ में से, आप में से ही निकलकर एक बेहतरीन और एक शानदार विद्यार्थी ने एनडीए में रिकमेंड होकर ये दिखाया है कि जज्बा और जुनून बहुत हाई हो तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। हाँ जी बच्चों, आज आपको हम मिलाने चाहेंगे वत्सल गुप्ता लखनऊ से, जिन्होंने एनडीए 155 कोर्स में रिटर्न के साथ साथ 1 AFSB देहरादून से रिकमेंड हुए हैं और एयरफोर्स ब्लाइंड फ्लाइंग ब्रांच के अंदर अपने आप को बिल्कुल कंफर्म किया है। तो हेलो वत्सल, कैसे हो आप? हेलो सर, सबसे पहले तो थैंक यू सर कि आपने मुझे यहाँ आपके साथ बात करने का मौका दिया। और सर काफ़ी अच्छा लगा सर जब पहली बार रिटर्न निकला था 2024 में दूसरे अटेम्प्ट में जी। जो सेकंड हमारा था 2024 का, तो भी अच्छा लगा था। तो ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि पहली बार निकाला था। और 125 में थोड़ी खुशी कम थी और चैलेंज की तरह ज़्यादा लिया था कि अब दूसरे फेज में और मेहनत करनी है, क्योंकि रिटर्न के लिए अब एक बार सेट पैटर्न तैयार हो चुका था मेरे पास। तो फिर मैंने SSB की तैयारी करी और काफ़ी मेहनत करी मैंने इस बार। और मैं कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि लक भी होता है, मैं कहूँगा कि हाँ, लक का एक काफ़ी बड़ा रोल है आपके सिलेक्शन में, अगर आप SSB की बात करें। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ आपका रोल जो है वो आपकी मेहनत भी डिसाइड करती है। मतलब लक मेहनत के बाद है जी, पहले मेहनत है। पहले मेहनत है सर, और आपका लक उतना ही बड़ा होगा जितनी गहरी आपकी मेहनत होगी। ओके, ये इसमें मैं मानता तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इस पर भी हम एक एक चीज पर बात करेंगे। हाँ। पहले वो इमोशन और एक वो खुशी के माहौल के बारे में बात करें। जब आप रिकमेंड हुए, आपको पता लगा आप 1 FSB देहरादून से रिकमेंड हो गए हैं, तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी, अपने अंदर के इनर थॉट्स? क्योंकि बच्चों, वत्सल के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा कि एक बच्चे ने बचपन से कैसे एयरफोर्स का वो सपना देखा। और अभी मैं वत्सल के फोन में वॉलपेपर भी दिखा रहा था, एक छोटा सा वत्सल है और पीछे राफेल है। कौन सी फोटो है पीछे? सर वो तो वापती बाईप्लेन्स है वर्ल्ड वॉर 2 के। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 के प्लेन्स हैं और उनके साथ ऐसे करके खड़ा हुआ है। तो वो जो चाहत, वो डिमांड होती है ना डिफेंस में जाने की, वो बचपन से ही थी इसके अंदर। तो वो जब रिकमेंड हुए कैसा फीलिंग थी उस समय? सर मैं एक कॉन्ट्रास्ट देना चाहूंगा सबको। मेरे पहले जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था 4 FSB वाराणसी से और 1 FSB देहरादून से जब रिकमेंड हुआ, दोनों के बीच में मैं दूंगा। तो सर मुझे अच्छे से याद है 3 जनवरी 2025 को मैं 4 FSB वाराणसी से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था और बहुत बुरा लगा था। मतलब सर गले से आवाज नहीं निकल रही थी, इतने आंसू आ रहे थे। और सबसे पहला कॉल पापा जी को किया था, तो पापा ने मुझसे एक ही बात कही थी कि तुम सेलेक्ट हो चाहे ना हो, तुम हमारे बच्चे ही रहोगे हमेशा और हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम ना भी हो पाए तो भी। बहुत बड़ी बात है एज अ पेरेंट से। यस सर, मैं मानूंगा कि जो भी मैंने जितना भी थोड़ा बहुत किया, मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि तू ये मत कर, तू ये मत कर। उन्होंने कहा कि जो भी तेरा मन हो तू कर, लेकिन अपने साथ बस ऑनेस्ट रहना, जो भी करना। फिर से जब 1 में मैं ये माइंडसेट लेके गया था कि डेस्परेट नहीं होना है सिलेक्शन के लिए। हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ अच्छा ही होगा। क्या बात है। तो सर फिर जब मैं रेकमेंड हुआ तो इस बार सर वो इमोशन कोई नहीं आया। इस बार एक कामनेस आई अंदर से कि अब शांत हो जाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा चुलबुला सा था मैं उसके पहले। अच्छा। फिर एक स्पाइडरमैन ने एक बड़ी बढ़िया चीज कही है, मैं मूवीज का थोड़ा शौकीन हूँ, कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फिर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल सा महसूस हुआ सर कि अब, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक वत्सल गुप्ता को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अब मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उसके बाद से थोड़ा सा कामनेस आई मेरे अंदर और कोई इमोशन नहीं था। अच्छा, कोई एक्साइटमेंट नहीं था, कोई एक्साइटमेंट नहीं सर। मैं चुपचाप जाके, कैश नंबर बोला गया तब भी कोई एक्साइटमेंट? सर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। वो बस मैं जाके स्टेज पे खड़ा हो गया और मैं याद कर रहा था अपनी पिछली SSB को, जब मैं सामने बैठा हुआ था और वहां पे जितने बच्चे थे, मुझे उनके लिए लग रहा था कि यार मैं एक टाइम पे यहाँ बैठा था, मुझे पता है यहाँ पे बैठ के क्या फील होता है, और मैं बस
किसी भी बच्चे को ये नहीं दिलाना याद दिलाना चाहता हूँ कि उसने कम मेहनत करी और मैंने ज्यादा मेहनत करी। तो एकदम शांति से खड़े रहना है। और सर मैं आपको सही बताऊं, मैं वहां पे घर पे भी नहीं फोन कर पाया था, क्योंकि जब आप रेकमेंड हो जाते हैं तो उसके 4-5 घंटे बाद तक आपका डॉक्यूमेंटेशन चलता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ओके। तो मैं 4:30 बजे रेकमेंड हुआ था देहरादून में, और रात में 9:30 बजे तक डॉक्यूमेंटेशन चला था। उसके बीच में फोन नहीं मिलता आपको। तो फिर मैंने, एक जेसीओ साहब थे वहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन करा रहे थे, मैंने कहा कि सर बस 1 मिनट फोन दे दो, बस घर पे एड्रेस पूछना है क्या है, मेरा एड्रेस नहीं पता मुझे, तो एड्रेस लिखना होता है वहां पे। तो उन्होंने तब दिया था फोन, खेल दिया। तो मैंने फोन किया, मैंने पापा को, केवल सर वो 15 सेकंड की कॉल थी, हाँ। कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं। मैंने पापा से कहा हाँ पापा सेलेक्ट हो गए, बस मैं आपको यही बताने के लिए फोन किया है, डॉक्यूमेंटेशन कराने के बाद फिर से फोन करता हूँ। तो 9:30 बजे उन्होंने 5 मिनट के लिए ऑफ फोन दिया। तो मैंने अपने टीचर्स मेंटोर्स जो थे उनसे बात करी, मम्मी पापा से बात करी, और फिर जल्दी जल्दी फोन रख दिया, क्योंकि अगले दिन CPSS था हमारा, हाँ, कंप्यूटराइज्ड फाइल सर्विलेशन सिस्टम था। तो बस इतना ही था इस बार सर। कोई, मैं सही में बता रहा हूँ, जब आप फेलियर के बाद सक्सेस देखते हैं तो इमोशन से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अपने अंदर। नहीं, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, वो अपने इस एग्जाम को ऐसे इतना इमोशनल बना लेते हैं कि क्या होगा, नहीं हुआ तो मम्मी पापा का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो इमोशनल एंगल इससे हटाएंगे ना, तो एक बहुत बड़ी सफलता उनका इंतजार कर रही होती है। यस सर। तो ये तो जनरली था, और ये तुम्हारे अंदर जो इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी है, ये भी एक रीजन है आपके ट्रांसफॉर्म होने का। चाहे आपकी पिछली SSB नहीं हो पाई, लेकिन इस SSB में जो आपने किया है वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी दिख रही है, इतनी मैच्योरिटी इतनी कम उम्र दिख रही है, तो वो ऑफिसर्स को भी हालांकि दिखी होगी। ये भी एक रीजन है कि आपने इससे अब तक बेहतर किया है। जी सर। तो आइए बच्चों, है ना, वत्सल की पहले हम बात करेंगे कि ये सपना NDA का कहाँ से देखना शुरू हुआ, कोई कहानी है इसके पीछे से, क्योंकि जुनून के साथ आप इस पेपर के पीछे भागे हो। और ये भी बताना चाहेंगे, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट था? हाँ सर, लास्ट टाइम में बच्चों देखो, अगर मेहनत करो, मैं नहीं कह रहा कि सारे अटेम्प्ट्स में लगे रहो NDA के पीछे, लेकिन 1, 2, 3 अटेम्प्ट तो दो यार पूरी शिद्दत के साथ, या पहले में हार मानकर आप बहुत बैठ जाते हो। तो ये आखिरी अटेम्प्ट था वत्सल का, और जिसका सपना था पुराना, और देखो उसने अचीव किया। और अभी भी मेरे से बोल रहा था कि सर इस बार नहीं होता, बनना तो एयरफोर्स में जाना ही था, नहीं तो CDS से जाते, FCAT से जाते, जाना एयरफोर्स में ही था। तो ये क्या थी जर्नी, मतलब कहाँ से शुरू हुआ ये सब? सर एक्चुअली मेरे पापा मुझे हमेशा जो है, मुझे, मेरी दीदी और मेरी मम्मी को हमारे यहाँ 26 जनवरी या 15 अगस्त दोनों को लखनऊ में परेड होती है। Okay. लखनऊ का एक मेन एरिया है हजरतगंज नाम से, अच्छा। उधर हमेशा परेड होती थी। तो फिर अभी आजकल भी होती है, लेकिन आजकल उस एरिया में नहीं होती है, दूसरे राजभवन साइड होती है। तो सर मैं हमेशा जाता था, एकदम बढ़िया झंडा लेके आगे खड़ा हो जाता था। मुझे बस वो यूनिफॉर्म, वो जो उस टाइम का माहौल जो बनता है परेड के टाइम, वो बहुत बढ़िया लगता था। तो सर जुनून मैं कहूंगा, मुझे पता ही नहीं चला ये क्या था, लेकिन मुझे एक था तो कि मुझसे आज तक कोई 26 जनवरी की परेड नहीं मिस हुई। ओके। मैं हमेशा स्कूल में जाता था, स्कूल में वो झंडा रोहन वाला जो कार्यक्रम होता है, उसके बाद घर आके केवल और केवल बैठ जाता था टीवी के सामने, क्योंकि वो जो अपनी RD डे परेड होती है सर दिल्ली में, उसके सामने वो देखता था मैं। और वहीं से मुझे लगता है कि एक वो जो प्यार था यूनिफॉर्म के प्रति, वो और वो चीजें अंदर आई। फिर मेरी ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन जो मैं इस फील्ड में मानूंगा वो मिल्खा सिंह जी रहे हैं। क्या बात है। तो मैंने वो मूवी जाके देखी जब, तो मुझे एक चीज ये समझ आई कि फौज आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है। हाँ। और फौज में जो लोग हैं वो आपके पीछे चलने को तैयार हैं हर मोड़ पे। तो वो चीज जो मुझे समझ आई, और मैंने जब बाहर की दुनिया से कंपेयर किया कि बाहर तो कुछ भी चल रहा है, जिसका जो मन होता है वो हो रहा है, लेकिन फौज में ये नहीं है, एक सेट रूल है जिसके तहत सब चलते हैं, एक पैटर्न है। हाँ। तो मैं अफेक्ट हुआ, और फिर 9-10 में मुझे पता चला कि सेना में जाने के ऑप्शंस क्या क्या हैं। मैंने सोचा सबसे पास वाला क्या है, सबसे जल्दी कैसे जाया जा सकता है। तो 12th के बाद NDA का दिखा, मैंने कहा बस देता है, यही देता है। और एयरफोर्स के प्रति प्यार आर्मी और नेवी से ज्यादा? सर एयरफोर्स एक्चुअली मुझे हमेशा से प्लेन्स का बहुत शौक था। अच्छा। बहुत ज्यादा। वो मुझे भी नहीं पता ये चीज थी कैसे था, हो सकता है शायद डेस्टिनी ने ये मेरे दिमाग में बात डाली हो कि बेटा चाहिए तो तुझे भाई। मुझे हमेशा यही था कि बस कुछ ना कुछ करना है, उड़ना है बस। अच्छा। और फिर जेट्स के बारे में थोड़ा ज्यादा मजा आने लगा देखने में, और एयरफोर्स की वो यूनिफॉर्म जिसमें आपके लेफ्ट चेस्ट पे वो ईगल लगा होता है, तो उससे अलग ही प्यार हो गया सर फिर। अच्छा, तो यहाँ से ही सपना शुरू हुआ। हाँ सर। और फिर आपने 1984 में टॉम क्रूज की जो मूवी आई थी अपनी मैवरिक, अच्छा, उससे फिर जब वो मूवी देख ली, फिर तो सर देयर वाज नो गोइंग बैक। फिर तो बिल्कुल ही पता हो गया। फिर उस टाइम मैवरिक देखी, अभी 2023 में अपनी टॉप गन आ गई। हाँ। तो फिर पागल ही हो गया था सर। फिर मैंने कहा अब तो यही करना है। नहीं तो ये अपने देखो बच्चों, गोल क्लियर होना कितना स्पष्ट होता है कि बहुत अर्ली पता लग जाना कि कहाँ जाना है, ये भी शायद एक स्पष्टता, एक क्लियर देता है बच्चों के जीवन में। कई बच्चे तो गुमराह हैं कि करना क्या है क्या नहीं करना है,
बीटेक करके देन एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब पता ही नहीं है उनको कि हम अपने साल अपने कैसे लगा रहे हैं, किस फील्ड में लगा रहे हैं, और जितनी जल्दी प्लान कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा। अगर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है 12th के बाद कुछ बड़ा करने की, और मुझे लगता भी नहीं इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन है 12th के बाद ऑफिसर जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का, एंड दिस इज द ओनली एग्जाम जिसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो वत्सल, आपका 11th-12th कैसा रहा था इस दौरान? मतलब क्या आप बहुत स्मार्ट स्टूडेंट थे, या एक एवरेज स्टूडेंट थे, या बैक बेंचर थे? जरूर बताना चाहोगे अपने बारे में सर? क्योंकि यार सब लोग ना कोई डिस्ट्रैक्शन या कहीं ना कहीं मतलब तरह तरह की डिफिकल्टीज फेस करते हैं अपनी 11th-12th में। बच्चों की कॉलर खड़ी हो जाती है। साइंस स्ट्रीम, जैसे आपने बोला आपकी फैमिली में पहली बार आपने साइंस स्ट्रीम ली, तो क्या क्या चैलेंजेस है 11th-12th में और कैसे कॉप अप किया? क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस हमारी 11th वाली भी आपको देख रही होगी, तो कुछ गाइड करना चाहो जिसी को स्ट्रेट एनडीए देखना है 12th के बाद, या 12th के साथ 11th-12th कैसे मैनेज किया आपने? सर पहली बात तो जब 10th मेरा क्लियर हुआ, उसके बाद पापा ने ऑप्शन रखा था या तो कोटा चले जाओ तैयारी करने, या तो कॉमर्स ले लो, या तो कुछ और कर लो, जो भी तुम्हारा मन हो वो करो। पापा ने ऑप्शंस रखे थे, लेकिन मैंने खुद ही से कहा, क्योंकि एनडीए तब तक पता लग गया था एनडीए के बारे में, तो पता था कि, और ये भी पता था एयरफोर्स चाहिए तो फिजिक्स चाहिए और मैथ्स चाहिए। तो मैंने पापा से कह दिया था, पापा पीसीएम दिला दो मुझे, पीसीएम करनी है आगे। तो अच्छा सर, मैं एक नेशनल लेवल का डिबेटर भी हूँ। ओके। तो मेरी 11th-12th की बुक्स का खर्चा जो है वो हुआ ही नहीं है घर से। अच्छा, वो एक्चुअली मुझे जो जीतने के बाद वाउचर्स मिलते थे, मैं उससे किताब खरीद लाता। नेशनल लेवल के डिबेटर कैसे, मतलब ये कहाँ से? सर ये मैंने स्कूल से ही डेवलप करी ये चीज। मुझे पटर बोलने का बहुत शौक था। अच्छा। तो एक दो टीचर्स काफी अच्छे थे, उन्होंने कहा कि ये जब तेरे अंदर क्वालिटी है तो इसको डेवलप कर ले और आगे। तो फिर सर मैंने अच्छे क्राउड्स के सामने बोला है, बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल बातें बोली हैं। तो ये चीज है। और डिबेट्स का सर हमेशा से शौक था। कोई एक बात बोल देता था, मैं उस पर दूसरी बात जरूर बोलता था। तो पापा ने कहा कि जब बहस करने का इतना ही शौक है तो स्टेज पे करो। क्या बात है, क्यों घर पे क्यों कर रहे हो? तो वहां से स्टार्ट हुआ सर। और मैं आपको अपनी ट्रॉफी कैबिनेट दिखाऊंगा जो मेरे घर पे रखी हुई है। बिल्कुल, हमें भेजना, हम ऑडियंस को भी दिखाएंगे। हाँ जी सर। एंड उसमें मेडल्स तो अब शायद होंगे सर, भूल गया मैं कितने हैं। ओके। तो हैं सर, अच्छे खासे हैं उसमें। बाकी सर तो ये सब चीजें थी, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ मेरा। और मैंने पापा से इतना कहा था, पापा कभी मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर मत बंद कराइएगा, मैं पढ़ लूंगा अच्छे से, आप ये मत कराइएगा। तो पापा ने कहा कि ठीक है करो। क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या चल रहा था? जैसे डिबेट चल रही थी, मैं मॉडलिंग भी करता हूँ थोड़ी बहुत। स्कूल से ही करता था, मैं कॉलेज कैप्टन था अपने स्कूल का। ओके। तो मैंने परेड भी लीड करी है 4000 बच्चों की अपने स्कूल की। क्या बात है। तो ये सब चीजें थी। मतलब बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर भी एक्टिव रहना चाहिए। थोड़ा सा नहीं सर, बहुत ज्यादा। एसएसबी में सर एक डिफरेंस दिख जाता है। तो जो शाई होते हैं बच्चे, उनको कैसे मतलब देखना चाहिए? सर शाई बच्चे को आप अगर एक बार स्टेज पे खड़ा करोगे वो भागेगा, आप 10 बार करोगे तो नहीं भागेगा। हम खड़ा करें या वो खुद खड़ा हुआ? सर 10वीं बार के बाद वो खुद ही खड़ा होना चाहेगा। अच्छा, पहले पुश करना पड़ेगा, बाद में वो खुद ही खड़ा हो जाएगा सामने। तो ये चीज़ है सर। मैं 11th में कल्चरल कमेटी वगैरह मैं लीड कर रहा था। उसके बाद फिर मैं 12th में आया तो कॉलेज कैप्टन बन गया। फिर इसी दौरान पता लग गया था कि अब तो जाना ही जब उधर है, तो 11th से मैंने एक कोचिंग क्लासेस लेना शुरू कर दी थी एनडीए की। पता था मुझे कि जेई दे सकता हूँ मैं, कैपेबिलिटी थी मुझ में, मतलब ठीक ठाक ब्राइट स्टूडेंट था मैं। लेकिन मैंने कहा कि क्यों फालतू में दिमाग खर्च करना, जब थोड़े से दिमाग में कहीं हो सकता है। और बाकी फिजिकल भी मैं करता रहता था, मैं नेशनल लेवल का लॉन टेनिस प्लेयर भी हूँ। ओके। तो ये सब मैं करता रहता था, तो आइडिया था मुझे। तो बच्चे, मतलब अब तो यहाँ पर हमें एक ऐसा वत्सल दिख रहा है जो हर फील्ड में अच्छा है। अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट के बारे में बात करें तो तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे? अगर एज अ 11th या 12th में आकर वो सपने देखता है एनडीए के, तो उसे कैसे अपना 11th-12th देखना चाहिए? सर 11th में आते ही कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दे। अच्छा। पढ़ाई से रिलेटेड एनडीए की फोकस्ड हो जाए थोड़ा सा। फोकस नहीं सर, थोड़ा नहीं, पूरा फोकस्ड हो जाए। 2 चीजों पे फोकस रखे, एक एनडीए, दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर। मतलब वो यही ना देखे कि मुझे पढ़ाई के तौर पे अपने दिमाग को ग्रो करना है, वो ये भी देखे कि मुझे एसएसबी के तौर पे कैसे ग्रो करना है। एसएसबी में सर वो बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है खुद, बिल्कुल जो अपनी बात नहीं रख पाता है। उसे अपनी बात रखना सीखना है, तो उसे बाहर निकल के लोगों से बात करनी होगी, लोगों को समझना होगा, वो अपने आप सीख जाएगा ये। तो 11th में आने के बाद उसे तुरंत सिलेबस वाइज भी इंडिया के पीछे भागना है, एसएसबी वाइज भी इंडिया के पीछे भागना है। और 12th में और एग्रेसिव हो जाना है। और 12th में तो सर नहीं सर, 12th में मैं कहूंगा 12th में आपको केवल रिवीजन करना है, क्योंकि सितंबर में आपका पेपर और ये लोग 11th में दोनों कैसे कप अप कर लेंगे? एनडीए कंप्लीट सिलेबस कैसे कर पाएंगे? मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ टॉपिक्स पिक करके चले, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपको 15-16 सवाल दे देता है, स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छे सवाल देता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे देता है, तो आप ऐसे अगर 5-6 टॉपिक्स करके चले जाएं तो पेपर में आप 50-60 क्वेश्चन लगा देंगे। बिल्कुल। और मैं सर थोड़ा सा इस बात को भी कहता हूँ कि मैथ्स आप पास कर लो, जीएडी आप उड़ा दो, तो आपका स्कोर आराम से 450 पहुंच सकता है। हाँ, तो स्ट्रेटेजी बनानी बच्चे को आनी। हाँ, यस सर। और अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो जीएटी में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश
ये इससे भी वही पार करा देगा आपको। तो ये बनाना प्लानिंग बना। हाँ, ये 11th में आते ही मैं कहूंगा जैसे ही आपके 10th के बोर्ड्स खत्म हो वैसे ही आप एक प्लानिंग कर लो, आप एक चार्ट बना लो अपने सामने और उस पर लिख लो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है अगले 2 साल में, अगले 1.5 साल कहूंगा मैं, क्योंकि 1.5 ही साल होगा, सितंबर में पेपर होता है आपका। तो आप बना लो मुझे क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं हर जगह से पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, वो उसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप नीरज सर को फॉलो कर रहे हैं तो नीरज सर के सारे चैप्टर्स के वीडियोस हैं, उनको देखिए आप, या जो सर के कोर्सेज हैं आप उनको लीजिए, है ना, आप उनसे पढ़िए, या आप जहां से भी कोचिंग कर रहे हैं, जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, आप फोकस्ड रह के करिए वहां से, क्योंकि आप इधर उधर भागेंगे तो आपका दिमाग वेवर होगा कि ये। हाँ, सिलेबस भी बहुत ज्यादा होता है, एक बार फोकस होकर पढ़ते होते हैं तो आसान है। और कोई ऐसी नहीं है चीज, मैंने सितंबर वाला, जब मैं 12th में था तो मैंने सितंबर वाला पेपर निकाला था। बीइंग द कॉलेज कैप्टन मैंने काफी सारे स्कूल के भी काम करे सर। मैं स्कूल से 4-5 बजे घर आता था, उसके बाद फिर कोचिंग की भी पढ़ाई करता था, फिर मुझे मुश्किल से रात में 8 बजे मैं कोचिंग से घर आता था, फिर मुझे 12 बजे सोना होता था क्योंकि 6 बजे उठना है। तो 8 से 12 के टाइम में मुझे जो मिलता था मुझे उसी में करना होता था, ना टाइम वेस्ट करने का था, ना टाइम किसी से बात करने का था। 2 साल से मम्मी से भी बहुत कम बात हुई है, दीदी से भी बहुत कम बात हुई है। नहीं, ये हर एक स्टूडेंट की स्टोरी है। इवन इससे पहले मीट पाटीदार के साथ जैसे मैं बता रहा था, उसका भी शायद 3rd अटेम्प्ट था और वो इतने सेटबैक देख चुका था अपनी लाइफ में, निकल ही नहीं रहा है, जबकि एक अच्छा स्टूडेंट था। तो उसने अपने आप को लॉक किया कमरे के अंदर 4 महीने 5 महीने, कब उसके पापा आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, सेम घर में सब लोग रह रहे हैं लेकिन कोई कनेक्शन नहीं। और जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर वही है। तो ये थोड़ा आइसोलेट होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, यस सर, ये मैं मानता हूँ। एक्चुअली सर मेरे फादर जो हैं वो लगभग 4 साल से, जब से मैं 9th एंड किया, मैंने 10th में आया हूँ, तब से वो अयोध्या में पोस्टेड थे। ओके, है ना। तो पापा का तो वही था कि वो फ्राइडे नाइट आना, फिर मंडे सुबह पापा ऑफिस जाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो पापा तो अयोध्या में ही रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आपके पिताजी किस पोस्ट पर हैं अभी? सर मेरे पापा AA पे हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं लाइफ इंश्योरेंस में। ओके। और मम्मी का क्या था, मम्मी ने तो बोल रखा था कि तू पढ़ाई कर बढ़िया से, है ना, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होना, तुम पढ़ते रहो, और बाकी एक बार पढ़ा के कुछ हो जाएगा, उसके बाद तो बढ़िया से फिर सब कुछ होना ही है। तो एज अ, जैसे मान लो अगर ये हमारी वीडियो किसी बच्चे के पेरेंट्स देख रहा हूँ, तो आपके पेरेंट्स ने, जितना मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सपोर्ट किया है। हाँ, yes. कि कभी आप लाइफ में फेलियर देखते हैं और आपके पेरेंट्स कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्या अगली बार अच्छा करेंगे, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि बच्चे के लिए कि यार मैंने कितना गलत किया और इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि छोड़ना, आगे देखेंगे। और यहीं पे पेरेंट्स चिल्लाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, बदतमीज हो, तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च किया है। तो यहाँ पे बच्चे को एकदम चैलेंज सा लगने लगता है कि यार जान पर आ गई है बात, कहीं खराब हो गई अगली बार तो कहीं ना कहीं वो डर भी है शायद, जिससे पेपर नहीं निकलता है। तो एज अ पेरेंट्स कुछ सजेशन देना चाहोगे आप पेरेंट्स को, बच्चों के लिए? एक सजेशन जो मैं देना चाहूंगा कि अगर उसका खुद का सपना है तो वो करेगा, वो मेहनत करेगा, अगर उसका खुद का सपना है। क्योंकि अगर आपने कोई सपना किसी को दिखाया है तो वो मेहनत नहीं करेगा। अच्छा, थोपने से काम नहीं चलेगा। अगर उसका वो नेचुरली अगर इस फील्ड में आया है, वो पैशनेट है, तो प्लीज उसको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दीजिए, जितना भी कैपेसिटी में हो वो प्रोवाइड कर दीजिए, वो अपना बेस्ट ही करेगा। और एट लास्ट पेपर निकालना या ना निकालना गोल नहीं है, गोल है खुद को बेटर बनाना। ऑलवेज अगर मेहनत करेगा कोई इंसान तो बेटर बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल। भले ही पेपर निकले या ना निकले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब नहीं तो अगली बार सही, अब नहीं तो अगली बार सही निकल जाएगा। अब जैसे आपने शायद एक इंटरव्यू देखा हो, मैंने इंटरव्यू लिया था ऑल इंडिया रैंक 1 CDS तुषार तंवर के साथ। हाँ, बहुत लोगों की इंस्पिरेशन बन चुका है वो। अभी जम्मू में पोस्टेड है, उसने जम्मू JN के राइफल लिया है। तो सेम NDA स्टोरी थी, नहीं निकला, लास्ट टाइम में हमारे पास आया, रिटर्न निकला, SSB नहीं निकला। अब कितना सेटबैक, कितना पीछे गया होगा वो लाइफ के अंदर। देन करोड़ीमल कॉलेज में आया, देन CDS के अंदर नेगेटिव में मार्क्स आए फर्स्ट टाइम में। इतना कोई बंदा देख ले लाइफ के अंदर तो बहुत पीछे चला जाता है। और वो ये आइसोलेट हुआ, खुद का माइंडसेट रखा कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं कर सकता हूँ। लोग अपनी अपनी स्टोरी को कंपेयर करने लगते हैं कि यार माइनस से प्लस आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। सब कुछ क्लीन किया, वो भी बहुत के ड्रामा देखता था, उसे भी बहुत शौक है मूवीज वगैरह का। देन आया फोड़ा ऑल इंडिया रैंक 1 CDS में। तो हर चीज अचीव की जा सकती है, विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है अपने सर। और सर मुझे तो सर रिटर्न के, एक्चुअली जब मेरा 2025 का रिटर्न था, उसके 2 दिन पहले मेरिट आ गई 2024 की। अच्छा, जिसमें मेरे काफी दोस्त अंदर हो गए अकेडमी में। ओके, है ना। एक AIR 71 था, 91 था। इस बार तो आपकी ऑल इंडिया रैंक भी अंडर 50 आने वाली है सर। बस भगवान करे और आपका आशीर्वाद रहे तो बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। और मेहनत किया, मेरे दोस्तों ने बढ़िया रैंक स्कोर करी। आपका ग्रुप स्ट्रांग होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो आपका पढ़ाई का ग्रुप है वही आपका खेल कूद का ग्रुप हो, वही एक्स्ट्रा करिकुलर का ग्रुप हो। आप ग्रुप अलग अलग रख सकते हो, लेकिन हर ग्रुप में बेस्ट बंदे होने चाहिए। और आप ध्यान रखिए कि आप अपने ग्रुप के सबसे स्ट्रांग बंदे ना हो।
हाँ, सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। सब या तो बराबर के स्ट्रांग हो या थोड़ा सा वीक हो और आप सीख सीख के स्ट्रांग बन जाए। ये भी बहुत ये अच्छी अच्छी बात आपने। चलो वत्सल, अब यहाँ से रिटर्न एग्जाम वाली तैयारी पर आते हैं। जब आपने बोला 11th से 12th शुरू कर दी थी, तो क्या क्या चैलेंजेस आपने पर्सनली फील किए इस एनडीए प्रिपरेशन में? जब एनडीए एग्जाम लिखने गए थे पहली बार, क्या लगा कि ये और अच्छा हो सकता था, क्या बेहतर हो सकता था? सर जब मैंने पहला जो अटेम्प्ट दिया था, उस टाइम तक यूपीएससी अपनी नोटिफिकेशन में ये नहीं देता था कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर नॉट अलाउड। हाँ, तो मैंने पहला जो अटेम्प्ट दिया था वो 11th में ही दे दिया था। 11th के फाइनल एग्जाम से ऐसे ही दे दिया। ऐसे ही दे दिया था, देखने के लिए कि भाई क्या होता है, क्योंकि मुझे पता था 2 ही अटेम्प्ट है मेरे पास, तो एक ट्रायल दे देते हैं, तीसरा बना के खुद से ट्रायल दे देते हैं। काउंट तो होगा नहीं। काउंट तो होना नहीं है। तो मैंने दिया, तो मुझे पता चला कि मेरे मैथ्स में 24 क्वेश्चन हुए हैं। 24 क्वेश्चन हुए 11th की पढ़ाई से। हाँ, तो और फिर जीएटी में मेरा उस टाइम ही बढ़िया स्कोर बन गया था। अच्छा, जीएटी में उस टाइम मैं 280 290 स्कोर कर दिया था उस ग्रेट यार। और मुझे बस इतना पता चल गया था, अगर 24 क्वेश्चन 11th की पढ़ाई से बन सकते हैं तो 3-4 महीने और पढ़ाई करके 12th की आराम से इन क्वेश्चंस को बढ़ाया जा सकता है। फिर मैंने पढ़ाई करना, सबसे बड़ा चैलेंज था सर स्कूल और एनडीए को साथ में मैनेज करना, क्योंकि मैंने बताया सर मैं काफी एक्टिव था स्कूल में भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 3:30-4 बजे घर आता था, फिर कोचिंग की पढ़ाई रहती थी, फिर रात में 3-4 घंटे मिलते थे तो उसी में पढ़ना होता था। तो ये एक थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, ये मुझे तैयारी ही लगी अपनी, कि ये मुझे एक बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि मैं अगर भगवान ने सब सही चाहा तो रैंक अच्छी रही और मैं सब ट्रेनिंग कंप्लीट करके जब ऑफिसर बनूंगा, मुझे फ्री टाइम तो मिलेगा नहीं उधर, वो काम ही करता रहूंगा। तो हो सकता है ये मेरी भगवान उसी चीज के लिए तैयारी का, कि अब बॉडी ने और माइंड ने वो हैबिचुएट हो गया उस चीजों के लिए। तो ये चीज है सर। और बाकी सर फिर जब मैं 2024 में बैठा पहला एनडीए जो सीरियस एनडीए जो सीरियस एनडीए दिया, तो मैंने मैथ्स में कुछ 55 क्वेश्चन किए और बाकी गैट तो मेरा काफी अच्छा चला गया था। तो उसके बाद जब मैं बाहर निकला, मुझे पता चल गया था कि हाँ ठीक गया है, बात हो सकती है, बन सकती है। तो फिर वही चीज हुई, स्कूल के साथ रिटर्न की तैयारी हो गई, एसएसबी की नहीं हो पाई क्योंकि वो छुट्टी नहीं मिल रही थी, है ना, तैयारी करने की ये वगैरह। तो फिर एसएसबी मैंने दिया, काफी मेहनत करके दिया जितनी मैं कर सकता था। कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, कोई बात नहीं। पापा ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। मुझे काफी बुरा लगा था, और सर मैं बताऊं मेरे घर पे भी सबको बुरा ही लगा था, है ना, लेकिन बोलते नहीं, वो बोलते नहीं है और वो मेरा इतना सपोर्ट करते हैं। सर मैं रात में 7:30 बजे वहां से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था बनारस में। मैं सर नींद नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, रात में 3 बजे दरवाजा खटखटा के मैं देखता हूँ पापा आ गए, बनारस ही पहुंच गए। बनारस पहुंच गए। मैंने कहा आप कैसे आ गए? हाँ। पापा कह रहे अरे पूछो नहीं यार, वो पहले सुल्तानपुर गए, सुल्तानपुर से बस मिली, फिर अयोध्या से फिर यहाँ आए बनारस, बिना बोले आ गए, बिना बताए। मुझे पता भी नहीं था पापा आ रहे हैं। अच्छा, उनको लगा कि परेशान हो गए। हाँ, उनको लगा कि अकेला छोड़ना सही नहीं है, आ जाओ। तो फिर पापा आ गए। फिर वहां मुझे पता चला था कि उस टाइम में जब आप इतना नीचे हो तो केवल आपकी मम्मी पापा और आपके जो भाई बहन है केवल वही आपके साथ रहेंगे, और जो आपके टीचर्स हैं। उसके बाहर कोई आपके साथ नहीं रहता है। मेरे 1-2 दोस्त थे, वो बहुत सपोर्टिव सर मैं कहूंगा। उन्होंने कभी मुझे कॉल नहीं किया 11th-12th में, क्योंकि उन्हें भी पता था मैं भी बिजी हूँ। मैंने भी कभी नहीं किया क्योंकि वो भी जेगी। लड़कों की दोस्ती ऐसी होती है। हाँ, yes, कभी कॉल नहीं होगा, और जब जरूरत होगी साथ में खड़े आ जाएंगे। हाँ, जब जरूरत होगी आ जाएंगे। तो ये चीज है सर, तो ये चीज थी। बाकी जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया तो इस बार एसएसबी की तैयारी करने का टाइम मिल गया था, क्योंकि बोर्ड्स खत्म हो चुके थे स्कूल के। तो मैं निकला घर से बाहर, एसएसबी की तैयारी करी, अच्छे से करी, और थोड़ा फिट होके गया अच्छे से, एकदम थोड़ा सही होके, और सब कुछ लक वक्त भी साथ रहा, मेहनत भी साथ रही, और हो गया। तो वत्सल, एक बार जैसे कि बच्चा मैथ्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर भी रहा होता है, क्योंकि चाहे कितना भी आसान पढ़ा ले, डर तो है एक बच्चे के मन के अंदर। तो एक तो ये बताओ इनको रियलिटी में कि भाई इनको जो 120 क्वेश्चन है एनडीए के, से आपके बहुत अच्छे मार्क्स है, 400+ और भी शायद ज्यादा बेटर आए, क्योंकि तो आपने अपनी तरफ से गैस कर रखा है ना, वहां से अभी निकल कर आएगी रिपोर्ट। एसएसबी में कितना मचा है आपने, वो मिलकर आपकी फाइनल रैंक तैयार होगी। तो एक बच्चे को कि इतना स्कोर तो यार उसको 120 में मैथ्स में वो करेगा तो इतना टॉप में वो आ सकता है। और कम से कम 400 कैंडिडेट्स में आने के लिए 792 की बात तो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बाद में मेरिट आउट होने का डर रहता है। तो अगर हम तैयारी करें तो फाइनल तैयारी के लिए करें। रिकमेंड होने के बाद एक बच्चे का कुछ और ही हो जाता है, अगर वो रिकमेंड होकर मेरिट आउट होता है तो उसकी लाइफ में फिर चल ही रहा होता है कि डिफेंस में ही जाना है वो। तो कितना स्कोर वो मैथमेटिक्स में करे ही करे कि जितना वो सेफ फील करे, और इसको कैसे तैयारी करके लेके चले वो? सर सबसे पहले तो मैं मैथ्स के लिए एक चीज बताना चाहूंगा, जो 40-40-20 रूल है उसको हमेशा फॉलो करिए। 40% क्वेश्चन आपका इजी में आएगा, 40% मीडियम और 20% हार्ड। तो 20% क्वेश्चन आपको नहीं छूना है, बिल्कुल भी नहीं छूना है। जो 40% इजी क्वेश्चन है आपको उसको छोड़ना नहीं है, आप उसको, लेकिन
प्रॉब्लम आती है सर आइडेंटिफिकेशन में। बिल्कुल। हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा आइडेंटिफाई करके कि कौन सा किस कैटेगरी में आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। मैंने बना लिया था, जो हार्ड वाले थे उसको तो मैं डायरेक्ट क्रॉस लगा के आगे बढ़ता जा रहा था, जो मीडियम वाले थे उनको सर्कल करता जा रहा था, और जो इजी वाले थे जिनको देखते ही आंसर आ रहा था उनको टिक करके OMR में भरता जा रहा था। तो ये आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आप जो भी बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। और सर मैथ्स में क्या होता है ना, मैथ्स की तैयारी सर उस दिन से स्टार्ट हो जाती है जब आप बुक खोलते हैं। जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप सर की बुक फॉलो कर रहे हैं तो वो सही, आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं तो वो भी सही है। जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें भी आप क्या करिए, यही सेम चीज उठाइए। जो आपको चैप्टर्स मुश्किल लग रहे हैं 20% उनको काट दीजिए, मुश्किल चैप्टर्स नहीं करना है। और जैसे कुछ बच्चों का होता है सर डेफिनेट इंटीग्रेशन फंस जाता है, नहीं होता है उनसे, काट दो, आप काट दो उसको, आप उसकी जगह कोई और अच्छा चैप्टर उठा लो, है ना। तो जो अच्छे चैप्टर्स हैं उनको सर्कल करते करते आप उनकी तैयारी करिए, उतने ही क्वेश्चंस आपको उसी प्रोपोर्शन में पेपर में दिख जाएंगे, उनको करके आप बढ़िया से पेन बंद करके बाहर आ जाइए। बहुत बढ़िया हो जाएगी। यस। और कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, एक मान लो एक एवरेज स्टूडेंट को आइडियल अटेम्प्ट कितना होता है? सर आइडियल अटेम्प्ट मैं अपने पहले अटेम्प्ट में मैंने 55 के आसपास क्वेश्चंस करे थे। अगर आप 50-55 के बीच करते हैं या 60 पहुंच जाते हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो आपका पेपर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे मतलब भले कितना कट ऑफ चला जाए सर। हाँ, वो तो कोई मतलब नहीं है, 60 क्वेश्चंस बहुत। यस सर। तो ये भी एक क्लियरिटी रखो कि भाई कितने क्वेश्चन हिट करना है, ये भी बहुत जरूरी होता है। यस। चलो भाई, तो यहाँ एक बात और करेंगे, क्योंकि एक और कमजोर कड़ी होती है बच्चों की फिशर लाइक क्वालिटीज के ऊपर, क्योंकि वो शाई है, पढ़ रहा है, कमरा बंद कर कर लगा पड़ा है, लेकिन जैसी बात आती है रिप्रेजेंट करने की, अपने आप को कहीं बोलने की, कुछ बात रखने की, तो वहां पे बुरी तरीके से वो फेल है। और ऐसा विद्यार्थी आगे जाके SSB में आउट होगा ही होगा। अगर किसी ने सपना देखा है तो हमारी तरफ से कोशिश ये है कि उसकी सारी कमियां दूर की जाएं। दैट इज वाई हमने अभी परमवीर 4.0 एक बैच लेकर आए हैं, जिसमें हमारे एक्स आर्म्ड ऑफिसर्स भी हैं, जिनको हम SSB ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं इन बच्चों को उसी बैच के अंदर, ताकि इनके अंदर से वो डर खत्म हो और एटलीस्ट इनको ये पता लग पाए कि ऑफिसर बनने के लिए रिटर्न के साथ साथ और क्या चीज चाहिए। तो तुम्हारी तरफ से एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या अपने स्कूल टाइम में तो ये क्वालिटीज कम से कम डेवलप करे। जैसे आपने एक्स्ट्रा करिकुलर तो बताया, लेकिन इसके बावजूद मान लो एक स्टूडेंट सीख रहा है, जैसे पढ़ रहा है, तो वो अपने अंदर इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है। जैसे SSB के लिए एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर हो ही गया, स्पोकन पोर्शन आ गया, अपने आप जैसे आप डिबेट में बहुत अच्छे थे, उसको अच्छा होना है, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट इतना एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बहुत गाँव देहात से है और ज्यादा अच्छा स्कूल नहीं है रहा उसका, या उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, तो वो कैसे करके, क्योंकि कई स्टूडेंट ने अचीव की है ये वाली चीज, तो वो क्या क्या क्वालिटीज डेवलप करे इसके अंदर। और अगर कोई ड्रॉपर हमें देख रहा है, जैसे अभी उसका ND नहीं हो पाया या एक SSB आउट होकर आया है, तो इस बार SSB में भी बाहर ना हो, रिटर्न की भी अच्छी तैयारी करे, तो वो परफेक्ट अपने अंदर क्या क्वालिटीज डेवलप करे। यस सर। तो सबसे पहले सर एक बच्चा जो डेवलप कर सकता है वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कैसा भी हो सकता है सर, विजुअल एक्सप्रेशन जो आप चेहरे से दिखा रहे हैं वो भी, एंड वर्बल हो सकता है बोलने से। तो जिस भी प्रकार का एक्सप्रेशन है उसमें आपको एक अच्छा कंट्रोल होना हासिल है ना। बहुत बहुत अच्छा भी नहीं कह रहा हूँ, कोई यहाँ पे शशि थरूर जी नहीं बनना है किसी को सर, है ना, उनकी तो कुछ अलग ही बात हो गई। तो लेकिन एक माइनर लेवल पे कि आप छोटी से छोटी बात अपनी रख सको किसी के सामने, है ना। अब इसकी शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हैं, है ना। आप अपने मम्मी पापा से एक्सप्रेस करिए, चीजों को बताइए अच्छे से, उनकी बातें समझिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि क्या हो रहा है आजकल दुनिया में, है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, रशिया यूक्रेन क्या हो रहा है, इजराइल पैलेस्टीन क्या हो रहा है, चला ही जा रहा है पिछले 2-2.5 साल से, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ट्रम्प भाई आजकल क्या कर रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज का क्या चक्कर चल रहा है ना। मोदी जी इस बीच कहाँ जा रहे हैं, शी जिनपिंग और पुतिन से मिल रहे हैं, श्रीलंका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में अभी क्या हुआ, और उसके बाद अभी नेपाल में क्या हुआ। तो बस छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और जब आपको ज्यादा पता होगा तब आप ज्यादा बोलेंगे, ये भी एक बहुत छोटी सी बात है ना। तो एक्सप्रेशन आप अपना बनाइए, एक्सप्रेशन के पीछे आपकी नॉलेज है, नॉलेज बढ़ाइए। बेसिक छोटा छोटा आपको सब जगह से पता हो और उसको एक्सप्रेस करने का तरीका आपको आना हो, ठीक है। अगर ये 2 चीजें आपके अंदर हैं तो आप धीरे धीरे अपने आप में ग्रोथ लाते जाएंगे, आप ज्यादा सीखते जाएंगे, ज्यादा बोलते जाएंगे, और आप खुद देखेंगे कि आप जब आप एक ज्यादा सीखे हुए इंसान होंगे तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। और बस दूसरी चीज जो मैं ये कहूंगा कि कभी इंटिमिडेट मत होइए कि सामने वाले को इतना ज्यादा आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। क्या पता जो आपको आता हो वो उसको ना आता हो, ये भी तो ये भी पॉइंट वाली बात है। हाँ, ये भी हो सकता है, जो उसको आता है अगर वो आपको नहीं आता है तो जो आपको आता है वो उसको भी नहीं आता होगा। बिल्कुल से बात नहीं। जैसे आपने भी बोला कि जैसे GAT के लिए अगर कोई बच्चा जा रहा है 11th वाला, हाँ, तो उसने मैथमेटिक्स तो अच्छा किया, इंग्लिश में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ही स्कोर करके अपना GAT निकाल लिया, हाँ, तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर
स्कोर करो, हाँ। पेपर का मोड समझो और ऐसे अपनी ऑफिसर वाली क्वालिटीज पे काम करो और दूसरों से बाहर निकलो और अपनी जिंदगी जीना शुरू करो। और जो आपकी कमियां हैं, जैसे कि कुछ मेरी एक कमी है कि मैं कभी कभी इम्पल्सिव हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता हूँ। अब कई सिचुएशंस में ये मेरे हक में भी काम करता है जल्दी डिसीजन लेना, बट कई सिचुएशंस में मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी करना इतना सही भी नहीं है। लेकिन अब है क्या कि अब मैंने इस कमी को अपनी एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब मैं केवल उन्हीं जगह डिसीजंस तेज लेता हूँ जहां पे नेसेसरी है, अननेसेसरी डिसीजंस मैं नहीं लेता हूँ। ऐसे ही आपके अंदर भी कुछ कमियां होंगी, आप भी उनको आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई कब करेंगे? जब आप अपने आप को जानेंगे, सेल्फ अवेयर होंगे, और सेल्फ अवेयर हुई है, अपने आप को जानिए एंड आप जरूर बेटर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में कुछ चीजें ये, जैसे कि बहुत सारे बच्चे आजकल एक ऑनलाइन का दौर है, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, दुनिया ऑनलाइन पढ़ा रही है, तो पढ़ाई के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। तो हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन? पहला डिस्ट्रैक्शन हम ले लेते हैं कि फोन वगैरह, आजकल फोन कहने को सुविधा है, लेकिन मैं जिस नजरिए से देखता हूँ मुझे तो फोन नहीं समझ में आते हैं, और इवन मैं भी फोन से बहुत दूर रहता हूँ। जैसे मैंने बोला ना, मैं स्टूडेंट से कांटेक्ट भी नहीं कर पाता हूँ। जैसे आपकी भी बात मेरी टीम के थ्रू हो पाई है ना, क्योंकि मैं एक्टिव ही नहीं। मुझे लगता है कि फोन कॉल करना, पहले नंबर दबाओ, ये दबाओ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। और मैं अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, मुझे लगता है वो मुझसे दूर हो रहा है। और मैंने धोनी के बारे में भी सुना था, MS धोनी जी को आप जानते हो? हाँ, छोटा फोन रखते हैं और कोई कॉल कर रहा है, उसके 7 महीने में कॉल बैक आ रहा है, हाँ कुछ बात हुई थी, कह रहा भाई वो काम सही होके खराब होके दोबारा सही होके फिर खराब हो गया, रहने दो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो मतलब आप फोन को कैसे देखते हैं स्टूडेंट की लाइफ में कि कितना यूज होना चाहिए? क्योंकि आज कोविड के बाद से मुझे लग रहा है कि अगर बच्चों को फोन नहीं दे रहे हैं पेरेंट्स, तो बच्चे ही खतरनाक हो जा रहे हैं कि भाई क्यों नहीं दिला रहे हो हमें। मतलब मैं बहुत ज्यादा पुरानी जनरेशन से नहीं हूँ, मैंने 2010 में 12th करी थी, लेकिन जिस तरीके से हमसे फोन छीना गया था, हमारी गर्दन नीचे थी और हम नहीं कह सकते थे। और आज किसी बच्चे को फोन ना दो तो वो तो फिर भाई नहीं फोन चाहिए, भाई फोन के बिना बात नहीं बनेगी। तो मेरे को ये फोन वाली पर बड़ा प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि मेरा जो भाई है अभी वो IIT खड़गपुर में है, तो जैसे आपने बोला ना, वो करना चाहेगा तो कुछ भी अचीव कर लेगा। तो जब फोन खरीदने की बात आई, 11th क्लास के उसके दोस्त थे तो स्मार्टफोन कैरी कर रहे थे, तो मन में तो था उसके भी, तो मैंने बोला चल बता कौन सा फोन लेना, ले सकते हैं हम। तो उसने बोला कि मम्मी ने बोला वही वाला ले लेते हैं, 1 2 3 वाला, क्या बोलते हैं उसको, कीपैड। हाँ कीपैड ले लेता है कि मम्मी ने बोला है। मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने उसको उस समय भी बोला था कि मैंने कहा हम आज भी सबसे महंगा फोन इस दुकान से ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे महंगा फोन तेरे को ना सबसे पीछे ले जाएगा लाइफ के अंदर, तेरी को जरूरत नहीं है इस चीज की, तो अपना गोल अचीव कर। उसका NDA क्लियर था, लेकिन स्टिल उसने IIT के लिए गया। तो मैंने कहा तू जब सबसे महंगा फोन जो बोलेगा ना, उसको हम लोग ले रहे होंगे जिस दिन तू IIT जा रहा होगा। तो वो फिर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया था उस हिसाब से। तो फोन को हम कैसे देखते हैं डिस्ट्रैक्शन के हिसाब से? सर 11-12 में जैसा मैंने कहा, स्कूल के साथ रिटर्न की तैयारी थी, तो 4 घंटे बचते थे। उस 4 घंटे में सर आंखें इतना बोल चुकी होती थी मेरी कि कुछ ऐसा देखना चाहती थी वो जिसमें से लाइट ना निकल रही हो। क्योंकि सर वहाँ स्कूल में भी स्मार्ट बोर्ड लगा है, जहाँ पढ़ रहा था वहाँ भी स्मार्ट बोर्ड लगा है, तो आंखें थक चुकी होती थी। तो फोन सर मैं 11-12 में तो बहुत कम यूज हुआ। मैं इंस्टाग्राम इन सब पे बहुत था, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट हो गया 11th के पहले, क्योंकि मैंने बहुत सीरियसली प्रिपेयर नहीं किया था। अच्छा। उस टाइम स्टार्ट नहीं किया था। बट जिस दिन 10th के बोर्ड्स खत्म हुए, 11th में आया, मुझे अच्छे से याद है 29 मार्च 2023 को बोर्ड खत्म हुए थे। 3 अप्रैल से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। ओके। तो 3 अप्रैल के पहले मैंने अपना सारा चीजें, ये इंस्टाग्राम का तो अकाउंट ही हटा दिया था, वो दूसरा अकाउंट मैंने रिटर्न के बाद आके बनाया है। और उसके बाद स्नैपचैट की तो कोई जरूरत ही नहीं होती, वो तो तुरंत हटा दिया। तो और टेलीग्राम भी हटा ही दिया था, क्योंकि नोट्स वगैरह मैं कॉपी में ही बना लेता था, तो नोट्स की जरूरत नहीं होती थी। तो उसके बाद फिर जब इधर मेरा जब SSB क्लियर हुआ सबके आशीर्वाद की वजह से, तो जब मैं आ गया SSB के बाद मेडिकल वगैरह में आया, और मुंबई में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया मर्चेंट नेवी के लिए, तो तब जाके मैंने अपना इंस्टाग्राम वापस खोला। मैंने कहा कि ठीक है अब खोल लेते हैं, थोड़ा बहुत आराम करने का। हाँ तो अचीव कर लिया, बनता भी है। थोड़ा बहुत आराम करने का टाइम मिल गया, अभी 2-3 महीने हैं अकेडमी ज्वाइन करने में, तो बना लिया है। अकेडमी ज्वाइन करने जाऊंगा, फिर से हटा के चला जाऊंगा। अच्छा हाँ, वो तो फिर वैसे। अब मैंने सर जैसा बोला कि किसी चीज से अटैच नहीं होना है। अगर आपका फोन है कोई दिक्कत नहीं है, बस अटैच मत होइए कि भाई 10-11 घंटे चलाना है। हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन आप उस एडिक्शन से कितना जल्दी हट सकते हैं, ये आपका फोकस है। कि मैं सब खुद बताऊँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आज के टाइम में मैं 1-1.5 घंटा इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, क्योंकि और कुछ है ही नहीं करने को। तो लेकिन सर ये भी है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरे से कोई कह दे कि कल से नहीं चलाना है, कल से तू ये काम कर ले इंस्टाग्राम छोड़ के, मैं आज छोड़ सकता हूँ। ये सबसे अच्छी चीज, ये मुझे लगता है, ये मैं क्या कहूँ, थोड़ा फोकस कह सकते हैं इसको,
और ये हर बच्चे को डेवलप करना चाहिए। त्यागने की प्रवृत्ति ही आपको जीवन में आगे की तरफ हाँ, बढ़ती है। जिसने त्याग को नहीं स्वीकार करा वो समर्पण नहीं दे सकता। और अगर आप अपने सपनों के प्रति समर्पित नहीं हो पाओगे तो आप डेडिकेशन नहीं दिखाओगे। और जैसे आपने बोला ना कि किस्मत का फैक्टर है, किस्मत तभी एक्टिव होती है जब आप समर्पित हो चुके हो। तो किस्मत कहती है ले भाई अपनी चीज। और ये भी चीज है सर, मैं इंस्टाग्राम पे अभी आपको अपनी सेव्ड पोस्ट दिखा दूं तो A to Z आपको वही मिलेगा जो जिसके लिए मैं आगे जा रहा हूँ। आपको वही सारी चीजें मिलेंगी, उसी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें, वही एकेडमी की फोटोज वीडियोस, वही सब आपको मिलेगा। क्योंकि मैंने कभी और कुछ रील्स स्क्रॉल ही नहीं करी। मैंने जब पहली बार मैं करी थी, मैंने 100-150 पोस्ट उठा के रख ली थी सेव्ड में, और मैं डेली वही सारी देखता हूँ। नई देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो जो फोन का भी आपको एक सटीक इस्तेमाल करना है। बेशक आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। लेकिन सच्चाई के साथ तैयारी करनी है। Yes, sir. उसके बाद आप मतलब दूसरों के पोस्ट लाइक करो, उससे बेहतर खुद का एक फैन पेज बनेगा जब आप कुछ अच्छा लाइफ में उखाड़ रहे होंगे, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही बात। तो वत्सल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और ऐसे ही आप बच्चों को इंस्पायर करते रहें। और आपकी जो जर्नी अब एनडीए में शुरू होगी उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे जाके आप भी कुछ बेहतरीन करें, शानदार करें। हम इन बच्चों को आप लोग इंस्पायर कर रहे हो, क्योंकि हर एक इंटरव्यू ना एक बच्चे के अंदर, जैसे आप चाहे मूवी से इंस्पायर हुए हो, लेकिन आपके इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे, मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था, बच्चे का नाम मैं भूल रहा हूँ, दिनेश या दीपक है, शुभम था। शुभम पूरा इंस्पायर था क्या नाम है, तुषार के इंटरव्यू से। कोई सपना नहीं है एनडीए, कोई जाना नहीं। तुषार का इंटरव्यू देखा, पागल, कह रहा जाना है, और आज इंटरव्यू दे रहा था हमारे साथ। तो ऐसे तुषार किसी और चीज से इंस्पायर था, किसी के इंटरव्यू से इंस्पायर था। तो आपके आज इस इंटरव्यू से इस देश के अंदर बहुत सारे बच्चे फिर से एक सपना देखेंगे, ये चीज अचीव की जा सकती है। और जिस आसानी से आपने समझाया है, जितनी कम उम्र में जितनी मैच्योरिटी आपने दिखाई है, तो आप टोटली हकदार हो अपने उस चीज के लिए। और जो आपको मिला है भगवान करे और बेहतर मिले, और यहाँ से आगे आप अपनी एकेडमी में भी बहुत अच्छा करें। जी सर, थैंक यू सो मच सर मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय ठीक है भाई, जय हिंद।